इमरान के जहन में एक शुबे ने सर उभारा, लेकिन फिर जैसे ही आगे बढ़कर उसने लाश का बगौर जायज़ा लिया, ख्याल बदल देना पड़ा। वो था तो कोई नेग्रो ही, लेकिन रॉकी मांबा नहीं था। फैयाज ने लाश सीधी नहीं की थी, यूं ही झुका हुआ जख्म का जायज़ा ले रहा था। थोड़ी देर बाद सीधा खड़ा होता हुआ बोला, गोली बहुत करीब से मारी गई है। लेकिन फायर की आवाज़। इमरान कुछ सोचता हुआ बड़बड़ाया, बे आवाज़ रिवॉल्वर। करीबी थाने को फ़ोन किया गया। फैयाज ने अपने महकमे के मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन को भी तलब किया। इमरान का जहन मिसेस बेग के वैनिटी बैग में उलझा हुआ था। कुछ देर बाद उसने उसे वहाँ से निकाला और फिर उसके चेहरे पर तहीर के आसार उभर आए। वो इतना वजनी तो हरगिज़ नहीं था। हैंडबैग उठाए हुए वो बाथरूम की तरफ झपटा और फिर जब वो हैंडबैग खुला तो उसे बेसाख्ता हंसी आ गई, क्योंकि वो रेत और कूड़े कबाड़ से लबरेज था। ना तो वो आईना ही मिल सका जिसकी पुश्त पर उसने नादिर बेग की तस्वीर देखी थी, और ना कोई दूसरी चीज़। उसने जेब से रुमाल निकालकर वैंटी बैग का हैंडल साफ किया। उसे यकीन था कि हैंडल के अलावा और कहीं उसकी उंगलियों के निशानात ना पाए जा सकेंगे। वेंटी बैग को वहीं उसी हालत में छोड़कर बाहर आ गया। हॉल में करीबी थाने का इंचार्ज मौजूद था। फैयाज के महकमे के लोग भी आ गए थे। लाश की तस्वीर ली जा रही थी। इमरान खामोशी से उनकी मशगूलियात का जायज़ा लेता रहा। थोड़ी देर बाद एक कांस्टेबल मिसेस बेग वाला वेंटी बैग लिए हुए वहां आ पहुंचा। उसमें अब भी कूड़ा कबाड़ मौजूद था। फैयाज ने भी उसे देखा और इमरान को मुखातिब करके बोला, क्या ख्याल है, मिसेस बेग ही का हो सकता है? हाँ, गालिबन ये उसी का है। कहाँ मिला? इमरान ने पूछा। कांस्टेबल के बयान के मुताबिक बाथरूम में। लेकिन ये कूड़ा कबाड़, चोर की सितम ज़रीफ़ी, खाली करके ये सब कुछ ठूंस गया। जैक्स था। समझ में नहीं आता ये कैसा चक्कर चल पड़ा है। फैयाज भर्राई हुई आवाज़ में बोला, सख्त बदनामी हो रही है। 2 वारदातें तो यहीं हो चुकी, और 2 बार यहाँ बिल्ली की चीखें भी सुनी गई हैं। इमरान तशवीशकुन लहजे में बोला, क्या मतलब? और हर बार अंधेरे से सावेका पड़ा था। क्या बक रहे हो? कुछ भी नहीं, तुम ये बताओ कि ये मिसेस बेग। फजूल बातें मत करो। फैयाज ने उसे जुमला पूरा ना करने दिया। मैं ये ज़रूर पूछूंगा सुपर फैयाज कि उससे कब और किन हालात में मुलाकात हुई थी। मकसद? फैयाज ने आंखें निकाली। जाहिर है कि वो मकसद हरगिज़ ना होगा जिसके तहत तुम उससे मिलते रहे हो। मेरे पास वक्त नहीं है। फैयाज दूसरी तरफ मुड़ता हुआ बोला, बड़े खसारे में रहोगे, मैं संजीदा हूँ। फैयाज रुक गया, चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर बोला, यही मुलाकात हुई थी। मैं बाहर जा रहा था और उसकी गाड़ी फाटक पर खड़ी थी। कोई ख़राबी वाक़ई हो गई थी, इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसकी गाड़ी? इमरान ने हैरत से दोहराया। हाँ, क्यों? बहरहाल मैंने उसकी मदद की थी। उसके बाद से यही मुलाकातें होती रहीं। अगर वो गाड़ी रख सकती है तो फिर तुम्हें तो कम अज़ कम हवाई जहाज़ ही रखना चाहिए। मैं नहीं समझा। उसका शोहर ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 रुपये माहवार का मुलाजिम होगा। क्या बकवास कर रहे हो? तुम उसके शोहर को क्या जानो? तुम तो बीवी को जानो और मैं शोहर को भी ना जानूँ। क्या बात हुई? फिर उसने फैयाज को आने वाला वाक़या बताया, और फैयाज हिकारत आमेज़ मुस्कुराहट के साथ बोला, ये ज़रूरी नहीं कि वो उसका शोहर ही हो। मैं इसके लिए कोई मुंतकी दलील तो नहीं रखता। इमरान को सोचता हुआ बोला, लेकिन छठी हिस्स। फैयाज का कहकहा बेहद जहरीला था। हम कोई जासूसी नावल स्टेज नहीं कर रहे। कुछ देर तक खामोशी रही। फिर इमरान ने कहा, क्या तुम उसका घर जानते हो? नहीं। अच्छा, तो फिर अब उसके मुतवक्के शोहर के मुतालिक कुछ सुनो। कान ना खाओ, आजकल तुम ज़रूरत से ज़्यादा बोर कर रहे हो। ठहरो। इमरान उठकर शराब के काउंटर पर आया। यहाँ फ़ोन पर मेरिया के नंबर डायल किए। दूसरी तरफ से जल्द ही जवाब मिला। बोलने वाली मेरिया ही थी। मैं इमरान हूँ। हाउ डू यू डू? ओके, शुक्रिया। कहाँ से बोल रहे हो? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। घर से। अरे उसका नाम क्या है जिसका साथी मर गया? क्यों? उसके नाम की ज़रूरत क्यों पेश आई? वो मुझे धमकियाँ दे रहा है, शायद कुछ रकम ऐंठना चाहता है। तो फिर क्या करोगे? कुछ सोचूंगा। तुम उसका नाम बताओ। नादिर बेग। वो कहाँ रहता है? ये मैं नहीं जानती। ऑफिस ही में मालूम हो सकेगा। तो फिर कब मालूम हो सकेगा? इस वक्त तो कतई नामुमकिन है। कल बताऊंगी। तुम कब आ रहे हो? कल, इमरान ने कहा और सिलसिला मुनक़ते कर दिया। अब वो मैनेजर के कमरे की तरफ जा रहा था। फैयाज जहाँ था वहीं रहा। अभी तक पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे और मुख्तलिफ़ किस्म की कार्रवाइयाँ जारी थी। मैनेजर का कमरा इमरान को खाली ही मिला। वो चुपचाप अंदर दाखिल हो गया। उसे तवक्को थी कि मैनेजर की वापसी जल्द ना हो सकेगी। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, फिर मेज़ पर रखे हुए रजिस्टर उठा कर देखने लगा। फिर वो रजिस्टर मिल ही गया जिसकी तलाश थी। ये मुस्तकिल मेंबरों का रजिस्टर था। चूँकि मेंबरों के नाम हरूफ तहजी के मुताबिक तरतीब दिए गए थे, इसलिए किसी मिसेस बेग का सफ़ा तलाश करने में देर न लगी।
अंदाजे के मुताबिक वो मुस्तकिल मेंबर ही साबित हुई थी। पता भी इसी सफ़े पर मौजूद था। इमरान ने उसका पता अच्छी तरह जहन नशीन करके रजिस्टर फिर उसी तरह रख दिए जैसे रखे हुए थे और मैनेजर के कमरे से निकल आया। अब वो फिर डाइनिंग हॉल की तरफ जा रहा था। फैयाज़ को जहाँ छोड़कर गया था वहीं पाया। उसके चेहरे पर तशवीश के आसार अब और ज़्यादा गहरे हो गए थे। क्या यहाँ तुम्हारी मौजूदगी ज़रूरी है? इमरान ने उससे पूछा। क्यों? कुछ काम करेंगे। पूरी बात किया करो, उलझन होने लगती है। फैयाज़ झुंझला गया। उसका वेंटी बैग उस तक पहुँचा दे तो कैसी रहेगी? मैं कह चुका हूँ कि उसका घर नहीं जानता। मैं तो जानता हूँ। बकवास ना करो। अगर उसके घर तक ना पहुँचा दूँ तो गर्दन उड़ा देना। चलो, बैग तो ले लो, लेकिन कूड़ा कबाड़ वैसे ही भरा रहने देना। फैयाज़ ने एक कांस्टेबल को इशारे से बुलाकर वेंटी बैग लाने को कहा। थोड़ी देर बाद वो कंपाउंड में आए। फैयाज़ ने मोटरसाइकिल संभाली और इमरान पीछे कैरियर पर बैठता हुआ बोला, टेम्पल रोड। एक बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लो, अगर तुम्हें नाकामी हुई तो बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा। चलो भी यार, इमरान उसकी पीठ पर धप रसीद करता हुआ बोला। मोटरसाइकिल कंपाउंड से निकलकर सड़क पर हो ली। टेम्पल रोड की 11वीं इमारत, तीसरा फ्लैट, ग्राउंड फ्लोर। इमरान ने चीख कर कहा, लेकिन मोटरसाइकिल के शोर पर उसकी आवाज़ हावी ना हो सकी। टेम्पल रोड की 11वीं इमारत के सामने पहुंचकर इमरान ने फैयाज़ की पुश्त पर हाथ मार कर कहा, रोको। मैं फिर कहता हूँ, फैयाज़ ने ब्रेक लगाते हुए कहा, कहीं कोई हिमाकत ना कर बैठना। जो कुछ भी करूँगा अपनी जिम्मेदारी पर, तुम मुतमईन रहो। मोटरसाइकिल से उतरकर इमरान इमारत के बरामदे की तरफ बढ़ा। फैयाज़ ने फ़ौरन उसका साथ नहीं दिया। ग्राउंड फ्लोर पर 3 फ्लैट थे, लेकिन किसी पर भी मिस्टर या मिसेस बेग के नाम की तख्ती नज़र ना आई। इतनी देर में फैयाज़ भी उसके करीब पहुंच चुका था। क्या बात है? उसने आहिस्ता से पूछा। इमरान ने तीनों फ्लैटों की नेम प्लेट्स पर जेबी टॉर्च की रोशनी डाली। यहाँ तो किसी भी बेग का नाम नहीं है। फैयाज़ बड़बड़ाया। हो सकता है किसी के साथ रहती हो, इमरान ने कहा और तीसरे फ्लैट की डोरबेल के बटन पर उंगली रख दी। अंदर घंटी की गूंज सुनाई दी और फिर जल्द ही दरवाज़ा भी खुला। दरवाज़ा खोलने वाला मुअम्मर आदमी था। चेहरे पर घनी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखों पर किसी कदर तारीक शीशों की ऐनक थी। फरमाइए, उसने खुश्क लहजे में पूछा। क्या मिसेस बेग तशरीफ़ रखती है? जी हाँ। उसका लहजा अब भी वैसा ही खशूनत आमेज़ था। फैयाज़ ने अपना विजिटिंग कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। अंदर तशरीफ़ लाइए, उसने कहा और वापसी के लिए मुड़ गया। वो एक छोटे से सिटिंग रूम में आए। बूढ़ा उन्हें बैठने को कहता हुआ अंदर चला गया। इमरान उसे बड़े गौर से देख रहा था। वो दोनों खामोश बैठे रहे। इमरान के चेहरे पर गहरी हिमाकत अंगेज संजीदगी तारी थी। कई मिनट गुजर गए, लेकिन अंदर से ना तो कोई आया और ना किसी किस्म की आवाज़ ही सुनाई दी। दफतन इमरान ने चौंक कर घड़ी पर नज़र डाली और मुंह चलाकर बोला, अब इतनी देर बाद याद आया कि मैंने इसे कहाँ देखा था। किसे? उसी बूढ़े को जो हमें यहाँ बिठा कर गया है। इमरान उठता हुआ बोला, आओ, हमें खुद देखना चाहिए कि मिसेस बेग लिबास तब्दील करने में कितना वक्त सर्फ करती है। बैठो, क्या बेहुदगी है? फैयाज़ चिल्ला कर बोला। खैर, 2-3 मिनट और देख लो। तुम इस बूढ़े के मुतालिक कुछ कह रहे थे। फैयाज़ ने उसकी तरफ झुककर आहिस्ता से कहा, मेरा दावा है कि वो तसद्दुक सिद्दीक के अलावा और कोई नहीं था। क्या? फैयाज़ उछलकर खड़ा हो गया। बैठो बैठो, इमरान उसका हाथ पकड़कर बिठाता हुआ बोला, क्योंकि साथ ही ये दावा भी रखता हूँ कि अब वो इस इमारत में ना मिल सकेगा। तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि वो तसद्दुक ही था? चलने का मखसूस अंदाज और पेशानी की बनावट। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? फैयाज़ उठकर दरवाजे की तरफ झपटता हुआ बोला। बात ज़रा देर से समझ में आई, इमरान ने कहा, लेकिन वहीं बैठा रहा। फैयाज़ के साथ अंदर नहीं गया। कुछ देर बाद फैयाज़ बौखलाया हुआ वापस आया। लाश, वह हाँफता हुआ हकलाया। किसकी? इमरान ने उठते हुए पूछा। मिसेस बेग की। वो यकीनन तसद्दुक। फैयाज़ जुमला पूरा किए बगैर फिर तेज़ी से दरवाजे की तरफ मुड़ गया। मिसेस बेग फर्श पर चित पड़ी हुई थी। मुंह खुल गया था और आंखें इस तरह फैली हुई थी जैसे गला घोटने वाले को हैरत और खौफ से देखते हुए दम तोड़ा हो। लेकिन वो कहाँ गायब हो गया? फैयाज़ चारों तरफ देखता हुआ बड़बड़ाया। और फिर किसी ऐसे रास्ते की तलाश शुरू हुई जिसके ज़रिए बूढ़े को फरार होने में मदद मिली हो। इमरान का ख्याल गलत साबित नहीं हुआ। इमारत की पुष्ट पर गली थी और इस फ्लैट का एक दरवाज़ा उधर भी खुलता था। दरवाज़ा खुला हुआ ही मिला। गली सुनसान पड़ी थी। वो फिर वारदात वाले कमरे में वापस आए। फैयाज़ के चेहरे पर बेबसी तारी थी। दफतन वो इमरान की तरफ मुड़ा और बोला, आखिर तुम क्या सोचकर मुझे यहाँ लाए थे? इस हद तक नहीं सोचा था कि वो किसी सवाल का जवाब देने के काबिल ना रह गई होगी। तुम्हें यक ब यक पता कैसे मालूम हो गया था? निहायत आसानी से, क्योंकि वो क्लब की मुस्तकिल मेंबर थी, इसलिए मेंबरों के रजिस्टर में उसका नाम और पता मौजूद था।
तुमने कैसे यकीन कर लिया था कि वो मुस्तकिल मेंबर ही होगी? काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद, यानी रजिस्टर में नाम और पता तलाश कर लेने के बाद, इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा, बहकी बहकी बातें ना करो, अभी यहाँ बहुत कुछ करना है। क्या मतलब? उसका वेंटी बैग क्यों खाली किया गया था और फिर कत्ल क्यों कर दी गई? फैयाज़ ने कोई जवाब न दिया। इमरान सोफे के करीब रखी हुई छोटी मेज़ की तरफ मुतवज्जे हो गया था। एस्ट्रे को मेज़ पर उलट दिया। जली हुई सिगरेटों के कई टुकड़े गिर पड़े। इमरान उन्हें उठा उठा कर गौर से देखता रहा। एक कामयाब गैर मुल्की सिगरेट के टुकड़े थे। वो सोचने लगा इससे पहले कब और कहाँ ऐसे ही टुकड़े नज़र से गुजरे थे। उसे मेरिया के फ्लैट में वो रात याद आई जब उसका टकराव दो खतरनाक आदमियों से हुआ था। उसने वहाँ एस्ट्रे में ऐसे ही टुकड़े देखे थे जिन पर लिपस्टिक के निशानात नहीं थे। क्या सोच रहे हो? फैयाज़ ने उसे मुखातिब किया। वो चौंक कर बोला, कुछ नहीं। यहाँ फ़ोन नहीं है शायद, तुम यहीं ठहरो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, फैयाज़ ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके चले जाने के बाद इमरान ने कमरे की एक एक चीज़ का जायज़ा लेना शुरू किया। ड्रेसिंग अलमारी में मर्दाना मलबूसात भी नज़र आए, जिसका मतलब ये था कि मिसेस बेग वहाँ तनहा नहीं रहती थी। मर्दाना जूते भी मिले, लेकिन ऐसा कोई वाज़े सबूत ना मिल सका जिससे मिसेस बेग और रॉजर डिक्सन वाले नादिर बेग का रिश्ता जाहिर हो सकता। कुछ देर बाद फैयाज़ वापस आ गया। उसके चेहरे पर गुस्से के आसार थे। तुम बहुत कुछ जानते हो, लेकिन मैं अंधेरे में हूँ, वो इमरान को घूंसा दिखाता हुआ बोला, और उस आदमी को पहचान लेने के बावजूद भी तुमने निकल जाने दिया। मत बोर करो, इमरान ने लापरवाही से शानों को जंबिश दी। मैं अपनी रिपोर्ट में इस लाश के मुतालिक क्या लिखूंगा? आसान नुस्खा है, इमरान उसकी तरफ मुड़े बगैर बोला। किसी नामालूम आदमी ने फ़ोन पर इत्तला दी थी कि टेम्पल रोड की 11वीं इमारत में एक लाश है। मैं पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ किस तवक्को पर आए थे? यार क्यों कान खा रहे हो? अरे हम इसका वेंटी बैग वापस करने आए थे। और उसके शोहर का क्या किस्सा था? सुबह बताऊंगा, इमरान बड़बड़ाया। फैयाज़ अपने महकमे के फोटोग्राफरों का मुंतज़िर था। दूसरे दिन दफ्तरी वक्त के मुताबिक इमरान रॉजर डिक्सन के ऑफिस में जा धमका। सबसे पहले तो उसने बाहर बैठे हुए चपड़ासी से इस तरह मुआयना का किया जैसे किसी बिछड़े हुए अजीज से अरसे दराज के बाद मुलाकात हुई हो। इस बेचारे ने बौखलाकर सिर्फ दांत निकाल दिए थे। बमुश्किल तमाम वो इमरान से मालूम कर सका कि वो क्या चाहता है, और फिर उसने बसत एहतराम उसको नादिर बेग तक पहुंचा दिया। अस्सलामु अलैकुम, इमरान ने किसी खालिस ज़हनी आदमी के से अंदाज में आवाज़ बुलंद हाँक लगाई। वालेकुम अस्सलाम, नादिर बेग उसे घूरता हुआ बोला। बैठो। अब मैं बड़ा वाहियात नाम है उसका, इमरान बदस्तूर ऊंची आवाज़ में बोला। रॉकी माम्बा, ला हौला वला कुव्वता। आहिस्ता बोलो, वो चारों तरफ देखता हुआ बोला। अच्छा, इमरान ने अहमकाना तहीर के साथ पूछा। आहिस्ता बोलना चाहिए। रिपोर्ट दो जल्दी, मेरे पास वक्त नहीं। बस वो वहीं अलकाहिरा में बैठा रहा था। ये रिपोर्ट है, नादिर बेग आंखें निकाल कर बोला। फिर तुम ही बताओ, कितना खर्च हुआ इस काम पर? कुछ रकम जेब से भी लग गई। क्या मतलब? तुम तो कह रहे हो कि वो वहीं बैठा रहा था। बिल्कुल, और मैं भी वहीं बैठा रहा था। बेकार तो बैठा नहीं रह सकता था। बैठे बैठे कुछ कुछ खाते ही रहना पड़ा था। मादा चौपट होकर रह गया। अब इलाज मुआलजे का खर्चा भी निकालो। यानी तुम वो सब पैसे खा गए? पैसे नहीं, खाना खा गया, चाय पी गया, और अब? वो खामोश होकर बुरा सा मुंह बनाए हुए पेट पर हाथ फेरने लगा। तुम परले सिरे के बदमाश हो, जाओ निकलो यहाँ से। नादिर बेग दांत पीसकर उसे घूंसा दिखाता हुआ बोला। अरे वाह, मुआहदे के खिलाफ करोगे? इमरान ने बुरा मानकर कहा। क्या मतलब? ब्लैकमेल नहीं करोगे मुझे? मुआहदा हो चुका है मिस्टर, तुम्हें मुझको ब्लैकमेल करना ही पड़ेगा, वरना अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? नहीं, लेकिन अब तुम ख़राब कर दोगे। अभी कल क्या कहा था तुमने कि मैं इसी तरह तुम्हारे लिए काम करता रहूँगा? नादिर बेग उसे खामोश होकर घूरने लगा। कल तुम्हारी बेगम साहिबा से भी मुलाकात हुई थी, इमरान ने थोड़ी देर बाद कहा। क्या कहा? वो हैरत से आंखें फाड़ कर बोला। मेरी बेगम साहिबा? क्या बक रहे हो? हाँ, वो जो टेम्पल रोड पर रहती है। मैं कल रात को उनके घर भी गया था, लेकिन वो मेरी किसी बात का जवाब न दे सकी। कहाँ की उड़ा रहे हो? नादिर बेग थूक निकल कर बोला। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। तुमने उसे पिछली रात कत्ल कर दिया, इमरान उसकी आंखों में देखता हुआ आहिस्ता से बोला। चले जाओ यहाँ से, वरना चपरासी, लाश का पोस्टमार्टम हो रहा होगा। इस वक्त तुमने उसे गला घोट कर मारा था। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। अब मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूँगा। इमरान उसकी आंखों में देखता हुआ शरारत आमेज अंदाज में मुस्कुराया। चपरासी, नादिर बेग ने बुलंद आवाज़ में पुकारा। जैसे ही चपरासी अंदर दाखिल हुआ, इमरान ने हाथ उठाकर कहा, चाय और पोटैटो चिप्स। चपरासी उल्टे पांव वापस चला गया और नादिर बेग मुतहराना अंदाज में मुंह फैलाए दरवाजे की तरफ देखता रह गया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मकतूला वहीं नहीं मर गई थी, बल्कि उसने अस्पताल में दम तोड़ा था, इमरान बड़े इत्मीनान से बोला।
वो कातिल का नाम तो नहीं बता सकती थी, लेकिन शोहर का नाम और पता ज़रूर बता दिया था। शायद कातिल का नाम भी बता देती, लेकिन फिर बेहोश हो गई थी। तुम बकते हो, अगर ये बात होती तो पुलिस का तो नाम ही ना लो। इमरान राजदाराना लहजे में बोला। पुलिस तो बाद में आई थी, जब वो तुम्हारा नाम और पता बताकर बेहोश हो गई थी। तो फिर अब तुम क्या कहना चाहते हो? यही कि तुम दोनों शोहर और बीवी होने के बावजूद भी अजनबियों की तरह रहते थे। वैसे वो अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम ही इस्तेमाल करती थी। अच्छा, तो फिर समझ जाओ, ये किसी नेक मकसद के लिए नहीं हो सकता। तुम उसे कब से जानते थे? अरे बहुत दिनों से। मैं भी तो हूँ टिप टॉप का मेंबर। मुझसे क्या चाहते हो? 2000 रुपये माहवार दिया करो। क्या मतलब? ब्लैकमेलिंग ही मेरा जरिए माश है। ज़रा लंबे हाथ मारता हूँ और पुलिस वालों को भी खिलाता हूँ। मगर तुम तो डीजे रहमान के लड़के हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रहमान साहब अपनी रोज़ी कमाते हैं और मैं अपनी। फजूल बहसों में मत पड़ो। तुम्हारे राज की कीमत 2000 रुपये माहवार है। और मेरा वो साथी जो खून थूक कर मर गया, नादिर बेग ने गुस्सीले लहजे में कहा। उसके लिए भी कोशिश करके देख लो। फ़ोन करो पुलिस हेडक्वार्टर को, मैं यहीं मौजूद हूँ। मेरिया भी तुम्हारे खिलाफ शहादत देगी। ये भी सही, इमरान सर हिलाकर बोला। मेरे खिलाफ जितने भी हरबे इस्तेमाल कर सकते हो कर लो, लेकिन 2000 रुपये माहवार तो तुम्हें अदा ही करने पड़ेंगे। मेरे पास बहुत ही वाज़ेह किस्म के सबूत हैं कि वो तुम्हारी बीवी थी। थोड़ी देर बाद चपरासी चाय और पोटैटो चिप्स लाया। नादिर बेग अब बिल्कुल खामोश हो गया था। चेहरे पर ऐसे ही आसार थे जैसे यकबयक कोई बलाए आसमानी नाजिल हो गई हो। उसने चाय और चिप्स में हाथ भी नहीं लगाया। इमरान ने दूसरी प्याली में चाय उंडेली और चपरासी को आवाज़ें देने लगा। उसने भी आने में देर नहीं लगाई। ये लो, इमरान ने प्याली उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। जी मैं? हाँ, तुम ही पियो। साहब नहीं पिएंगे, ज़ुकाम हो गया है। ये लो चिप्स भी ले जाओ, इमरान ने कहा और सासर में चिप्स भी अलहदे करने लगा। चपरासी दोनों चीज़ें लेकर वापस चला गया। नादिर बेग बेबसी से इमरान की तरफ देख रहा था। हाँ, क्या कहते हो? इमरान ने उसे मुखातिब किया। मुझे सोचने का मौका दो। कल रात इसके फ्लैट में कौन था? मैं नहीं जानता। खैर, मुझे इससे क्या बहस? इमरान ने लापरवाही से शानों को जंबिश दी। मैं तो अपना मामला पक्का करना चाहता हूँ। ज़रा एक मिनट ठहरो, मैं कुछ ज़रूरी कागजात मैनेजर के कमरे तक पहुँचा आऊँ। नादिर बेग दफातन उठता हुआ बोला। ज़रूर ज़रूर, इमरान सर हिलाकर बोला। मैरिया मौजूद हो तो उसे उधर भेजते जाना। नादिर बेग जाते जाते पलट आया और इमरान को घूरता हुआ बोला। तुम मैरिया को क्या समझते हो? वो बॉस की मंजूर नज़र है, तो फिर भला इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे ना भेज सको तो ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं। तुम तो बस मेरा और अपना मामला जल्दी से पक्का कर लो। कुछ एडवांस भी दिलवा सको तो बेहतर होगा। वो उसे कुसीले अंदाज में घूरता हुआ चला गया। तकरीबन 20 मिनट बाद वो वापस आया। चेहरे पर मुर्दनी सी छाई हुई थी। बार बार निचले होंठ पर ज़बान फेर रहा था। कितना एडवांस चाहिए? उसने भर्राई हुई आवाज़ में पूछा। जितना आसानी से दे सको, इमरान ने बड़े खुलूस से कहा। ज़बरदस्ती नहीं है। फ़िलहाल ये 200 रुपये रखो, बकिया का इंतज़ाम भी जल्दी ही कर दिया जाएगा। लाओ। इमरान ने हाथ बढ़ाकर 100 के 2 नोट संभाले और उन्हें जेब में रखता हुआ बोला। बकिया के लिए कब आऊँ? यहाँ हरगिज़ मत आना। फिर? आज रात को 9 बजे विक्टोरिया पार्क में मिलो, वहीं जगह भी बता दूंगा। तुम्हारे साथ कितने आदमी होंगे? इमरान ने भोलेपन से पूछा। कोई भी नहीं, मैं तन्हा हूँगा। मेरे करीब तो तन्हा ही होगे, लेकिन झाड़ियों में पहले से कितने लोग छुपे हुए होंगे। ऐसी कोई बात ना होगी। क्या ज़मानत है? ज़मानत? मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊँ? उसकी ज़रूरत नहीं, मैं यहीं तुमसे वसूल कर लिया करूँगा। इमरान उठता हुआ बोला। नादिर बेग ने फिर कुछ कहना चाहा, लेकिन इमरान उसकी तरफ देखे बगैर बाहर निकला चला गया।